इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल के 2 लाख सैनिक फरार हो गए, भाग रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान के लड़ाकों ने कहा, जब तक हमास पर हमला नहीं रुकेगा तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा और हम इजराइल से लड़ते रहेंगे। एक ही दिन में 50 से ज़्यादा IDF इजरायली सैनिक मारे गए हैं। क्या है पूरी खबर विस्तार से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हो टॉप न्यूज़ 11। आज की सबसे बड़ी खबर ये है, 2 लाख इजरायली सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वो बैरूत से भाग रहे हैं, लेबनान से भाग रहे हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाकों से डरकर भाग रहे हैं। सोचिए किस तरह से एक आदमी की गलतफहमी, एक आदमी के ऊपर सत्ता का नशा और सत्ता की लालच में कैसे दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर सकता है। और अभी भी इजराइल लगातार कई नई धमकियां देता है कि ईरान पे हम हमला करेंगे, ईरान पर हम वैसे हमला करेंगे, ईरान पर हम ऐसे हमला करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, अब तक ईरान पर एक सुतली बम का भी प्रयोग इजराइल ने नहीं किया। तो क्या इजराइल इस युद्ध में चारों खाने घिर गया के? क्या इजराइल बुरी तरह से डर गया के? और अब इस युद्ध का क्या अंत होगा? बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, उसे लगता है उसे पता चल गया उसकी हालत कहीं हिटलर वाली ना हो जाए। अगर वो युद्ध से पीछे हटता है तो उसे इजराइल की जनता नहीं छोड़ेगी, और अगर वो युद्ध में लगातार बने रहता है तो उसके सिपाही लगातार मारे जा रहे हैं। सोचिए युद्ध कहाँ शुरू हुआ था। आज से ठीक 1 साल पहले, आज 12 अक्टूबर है, मतलब 7 अक्टूबर 2023 को हमास पर हमले से युद्ध की शुरुआत हुई थी। इजराइल को लग रहा था हम हल्के फुल्के हमास को निपटा देंगे। आपको बता दूं, फिलिस्तीन में हमास के लड़ाके रहते हैं। फिलिस्तीन की कोई अपनी सेना नहीं थी, फिलिस्तीन में कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई जहाज़ नहीं है, यहाँ तक कि फिलिस्तीन के पास अपनी नौसेना, आर्मी या एयरपोर्ट कुछ भी नहीं है। फिलिस्तीन हमास के सहारे चल रहा था, हमास के लड़ाके उसे चला रहे थे। इजराइल को लगा वो दुनिया के ताकतवर देशों में से एक है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, हथियार है, वो जल्दी ही हमास को ख़त्म कर देगा और फिलिस्तीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। दरअसल ये लड़ाई फिलिस्तीन पर कब्जे को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद इस युद्ध में लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह उतर आए। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह ने कहा, जिस तरह से वहाँ मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, अभी तक की रिपोर्ट है कि फ़िलिस्तीन में 50,000 से ज़्यादा बच्चों को मार दिया गया। अस्पताल, स्कूल को मलबे में तब्दील कर दिया गया। इजराइल ने इस तरह से हैवानियत की कि कम से कम यूनाइटेड नेशन में 2 बार 100 से ज़्यादा देशों ने कहा ये युद्ध जो है वो अपराध है, बेंजामिन नेतन्याहू अपराध कर रहा है। पहले दुनिया भर के देशों में हमास के लिए आतंकी संगठन की छवि बनवाई गई कि फ़िलिस्तीन आतंकी संगठन को पनाह देता है और इजराइल आतंक से पीड़ित है। लेकिन इस बार के युद्ध ने साबित कर दिया, इन सब के लिए अगर कोई दोषी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। और ये युद्ध बढ़ता चला गया इजराइल के खिलाफ, और फिलिस्तीन के साथ सारे मुस्लिम देशों ने अपनी सिंपैथी दिखानी शुरू कर दी। और उसके बाद रूस और चीन ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी और यहीं से इजराइल की मुश्किल बढ़ना शुरू हो गई। युद्ध जो फिलिस्तीन के खिलाफ शुरू हुआ था, हमास के खिलाफ शुरू हुआ था, इसमें लेबनान उतर गया और लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह इस युद्ध में उतर गए। लगभग 9 महीने तक लगातार लड़ते लड़ते जब इजराइल को लगा कि अब बात नहीं बनेगी, तो इजराइल ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और हिजबुल्लाह को मार गिराया। उसे लगता था कि हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह को मार देंगे तो मामला थम जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। उसके बाद और मामला बिगड़ गया और एक बार बैक टू बैक ईरान ने 200 मिसाइलें दाग दी। ईरान का कहना है वो नसरुल्लाह की मौत का बदला लेगा, वो फिलिस्तीनियों को न्याय दिलाएगा और वो इजराइल पर हमला करता रहेगा। और अगर गलती से इजराइल ने उस पर हमला किया या पलटवार किया तो हम इजराइल का नक्शे से नाम हटा देंगे। दरअसल इजराइल और ईरान की बात करें तो ईरान इजराइल से काफ़ी बड़ा, काफ़ी मजबूत देश है। इजराइल के पास जहां 1 करोड़ की आबादी है, ईरान के पास 10 करोड़ की आबादी है। इजराइल के पास जहां 5 लाख सैनिक हैं, ईरान के पास 10 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं।
सिर्फ एयरफोर्स के मामले में इजराइल को ईरान से मजबूत बताया जाता है, लेकिन सोचिए ईरान के पास अपनी एटॉमिक हथियार है, 500 से 1000 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों को मारने वाले मिसाइल हैं, और वो आयरन डोम रडार को भी आज सक्षम कर रखा है। वहीं हाल के दिनों में रूस ने ईरान को स्टैंडर्ड मिसाइलें दी हैं, जिसमें परमाणु बम बताया गया। इसका मतलब ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ तीसरा मोर्चा है। इजराइल को 1 साल पहले हमास और फिलिस्तीन से लड़ना पड़ रहा था, उसके बाद उसे लेबनान और हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ रहा है, और तीसरे मोर्चे पर उसे लड़ना पड़ रहा है ईरान से। एक चौथा मोर्चा है जो शुरू से ही इजराइल पर हमलावर है, वो हैं हूती, जिन्हें यमन के लड़ाके कहते हैं। उन्होंने समुद्र में मोर्चा संभाल रखा है। जो भी यूरोप से हथियार आते हैं, जो भी अमेरिका से रसल आता है जहाज़ के माध्यम से, उसको हूती समुद्र में ही निस्तो नाबूद कर देते हैं, जला देते हैं। तो ये जो चौथा पॉइंट है जहां इजराइल को झुकना पड़ रहा है, सीरिया के लड़ाके भी इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। तो ये 5वां पॉइंट है। इराक के लोग भी इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं, तो ये 6ठा पॉइंट है। लेकिन 2 और ऐसे खतरनाक पॉइंट हैं जहां इजराइल पस्त होता जा रहा है, रूस और चीन। रूस जमकर इस युद्ध में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। वो एक साथ ईरान को भी हथियार दे रहा है, लेबनान को भी हथियार दे रहा है, वो हमास को भी हथियार दे रहा है, वो यमन के लड़ाकों हूती को भी हथियार दे रहा है, वो सीरिया को भी हथियार दे रहा है, और इराक को भी हथियार दे रखा है। सीरिया के बारे में बता दूं, जो सीरिया के प्रमुख हैं, उनके तख्ता पलट की अमेरिका के द्वारा लगातार कोशिश हुई, लेकिन अभी भी अल वसर जमे हुए हैं, क्योंकि उनको रूस का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका ने कई मिडिल ईस्ट के देशों में तख्ता पलट किया, जैसे उसने सद्दाम हुसैन को हटा दिया, गद्दाफी को हटा दिया, लेकिन वो सीरिया के प्रमुख को हटाने में नाकामयाब रहा, इसलिए सीरिया भी इस युद्ध में शामिल हो गया। तो सोचिए 7 मोर्चों पर इजराइल को लड़ना पड़ रहा है, और इसका नतीजा है उसके सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। अभी बिल्कुल लेटेस्ट खबर बता रहा हूँ, हिजबुल्लाह ने कहा कि जब तक गाजा में युद्ध बंद नहीं हो जाता है, तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। उसके बाद से 2 लाख इजरायली सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वहीं इजराइल के चैनल 14 ने बताया कि 53 आईडीएफ सैनिक यानी इजरायली सैनिक मारे गए, 441 घायल हुए हैं। वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। तो ये बहुत बड़ा युद्ध विकराल रूप ले रहा है। वहीं डराने के लिए इजराइल रोज नया सगुफा छोड़ता है। हम ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जो उसने कल्पना नहीं की होगी, उसे पता ही नहीं चलेगा, उसे हम बर्बाद कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ईरान पर इजराइल की एक चूक और परमाणु बम का हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई तो हम नक्शे से इजराइल का नाम मिटा देंगे। तो ये युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे युद्ध लंबा होता जाएगा, वैसे वैसे इजराइल की हालत ख़राब होती जाएगी, उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। और सोचिए ये सब कुछ हुआ है सत्ता के लिए। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, उसका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, देश में चुनाव होना था, जनता महीनों से प्रदर्शन कर रही थी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट में बदलाव करके हमेशा के लिए सत्ता पर बने रहना चाहता था। जब उसे लगा ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल में आबादी 1 करोड़ है, पढ़ा लिखा देश है, हर कोई सुप्रीम कोर्ट में बदलाव को पढ़ लेगा, तब उसने राष्ट्रवाद के नाम पर इजराइल को युद्ध में धकेल दिया और फिलिस्तीन और हमास पर हमला कर दिया। लेकिन आज चीज़ें बदल गई हैं। पहले जहां हिजबुल्लाह को आतंकवादी कहा जाता था, अब उसको सिंपैथी दी जा रही है, उसे बिना आतंकवादी बताया जा रहा है, और इजराइल को आतंकवादी कहा जा रहा है। पहले जहां हमास को आतंकवादी कहा जाता था, अब उसी की जगह इजराइल को आतंकवादी कहा जा रहा है, हमास को सिंपैथी दी जा रही है। कुल मिलाकर इस युद्ध में सबसे ज़्यादा कोई नुकसान में है तो वो इजराइल है, क्योंकि उसकी बादशाहत ख़त्म हो रही है। पहले इजराइल हथियारों का डीलर था, अब उसे हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। और इस युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा है तो वो रूस और चीन को हो रखा है। रूस युद्ध के बहाने चाहता है यूक्रेन की मदद बंद कर दे अमेरिका और यूरोप, और वो वहाँ युद्ध जीत जाए। चीन का स्वार्थ ये है कि उसे मिडिल ईस्ट में पैर पसारने की जगह मिल जाए।
वहीं भारत की नीति हमेशा की तरह युद्ध को रोक देने की है। दोनों पक्षों में शांति समझौते की कोशिश कर रहा है भारत, ताकि दोनों देश आगे बढ़ सकें। आप लोगों की इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।